वो हमारी गर्लफ्रेंड थोड़ी है, बुरा मान जाएंगे। सीधी बात बोल देना चाहते हैं। एक सरकार नहीं है, एक सोच है जो जब तक ये सोच खत्म नहीं हो तब तक जातिवाद का विनाश नहीं हो सकता। जातिवाद जो हिंदू फासिस्ट जो संघी सोच है वो दिखाती है किस तरह हायरार्की में लोगों को बांट रखा है। बीजेपी जो कहता है, जो आरएसएस बोलता है कि हमने यहाँ के आदिवासी को राष्ट्रपति बना दिया, दलित जैसे होते हैं उनसे दूरियां बनाए, उनसे ये लोग इस देश के गद्दार हैं। लेकिन हम बता देना चाहते इस देश को जो बचाने का काम किया है यहाँ के बहुजनों ने। इस देश की अगर राजनीति सच में समझनी है, इस देश को सच में अगर समता मूलक समाज बनाना है तो कांशीराम को सबसे ऊपर रखना पड़ेगा। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी। आप सभी को पता होगा बीते दिन चंद्रशेखर आज़ाद पर गोलियां चली, उन पर हमले हुए, घायल भी हुए। उसके बाद तमाम लोगों ने, भीम आर्मी के लोगों ने एक आंदोलन छिड़ गया है। इनका कहना है कि सुरक्षा दो, और इसी सिलसिले में लगातार आंदोलन चल रहा है, रैली हो रही है, प्रदर्शन चल रहे हैं और सरकार को लेकर मांगे चल रही है। इसी सिलसिले में आज यहाँ पर भीम आर्मी छात्र संघ से आशुतोष हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे और जानेंगे क्या कुछ इनका कहना है। जी, स्वागत है आपका। देखिए किस तरीके से इस देश की हालतों पर, इस देश की जो संघी बीजेपी सरकार है वो लगातार यहाँ के आदिवासियों पे, यहाँ के दलितों पे, यहाँ के मुसलमानों पे और यहाँ के जितने भी ऑपरेस्ड वर्ग हैं उन पे लगातार हमले करा रहा है। इसी कड़ी में मान्यवर चंद्रशेखर साहब, उन पर किस तरीके से कायरतापूर्वक गोली से अटैक हुआ, जिसकी हम लोग कड़ी निंदा करते हैं और आगे चलकर उसको कड़ा जवाब देने का भी प्रॉमिस करते हैं। और बात रही कि उसकी किस, अब हम स्ट्रक्चर वे में आते हैं, किस तरीके से संघ परिवार अपना एक पूरा प्रोपागेंडा, हिंदुत्व फासिस्ट प्रोपागेंडा जो पूरे इंडिया में एक नासूर की तरह पोता जा रहा है, उसको हमको समझना होगा। उसको समझने के बाद ही हम आएंगे किस तरीके से दलितों पे, मुसलमानों पर अटैक हो रहा है। उन अटैकों के बाद ही हम समझ पाएंगे कि लगातार इस देश की मनुवादी सरकार, ये संघी फासिस्ट सरकार एक वर्ग पर, उन पर एकदम देखता है। क्योंकि हम लगातार जब देखते हैं न्यूज़पेपर में, न्यूज़ इंस्टाग्राम पे लगातार दलित एट्रोसिटी की बात आती है, चाहे मध्य प्रदेश में रहा हो, कुछ दिन पहले बिहार की घटना आई है। तो ये मात्र एक सरकार नहीं है, एक सोच है जो जब तक ये सोच खत्म नहीं हो तब तक जातिवाद का विनाश नहीं हो सकता। और रही बात मान्यवर साहब पे अटैक करने की, रही बात किस तरीके से लगातार गोलियों से रहा या हमारी सदियों से ही हम लोगों पर अटैक करते आ रहे हैं। लेकिन आज दर्द इस बात का है, दुख इस बात का है कि ये लोग जो एक समता मूलक समाज के जो बात करते हैं उन पर किस तरीके से अटैक करने की ये लोग बात कर रहे हैं। उन लगातार एक समाज, हाथरस कांड हुआ, उसके पीछे, उस रेपिस्टों के पीछे पूरा समाज उनके साथ लगा रहा। तो हम क्यों उस समाज को क्यों ना बोलें। अब एक वीडियो आई थी, मैंने कुछ दिन पहले देखा था, किस तरीके से महक सिंह हमारे नेता हैं उत्तराखंड के, उन्होंने एक स्पीच दी। उस स्पीच को इतना भड़काऊ बना दिया, इतना ये लोग रिएक्ट कर रहे हैं, एक समाज के, पर्टिकुलर एक समाज के लोग। हम उनको फिर से यहाँ से एक चेतावनी देना चाहते हैं कि हम लोग डरने वाले नहीं हैं, हम लोग झुकने वाले नहीं हैं, हम लोग लड़ने वाले हैं। चाहे भीमा कोरे गाँव से लेकर अब तक, उससे पहले भी हमारा वो इतिहास रहा है। हमने इस देश को बनाया है। ये देश बाबा साहब और भगत सिंह के सपनों का देश है। ये उन्हीं की नींव पे, उन्हीं के विचारों का देश है। हम लोग मेहनत लोग हैं, तमाम मजदूरी करते हैं। ये संसद से सड़क तक हम नहीं बनाया है। इन लोगों का कुछ योगदान नहीं, ना ही यहाँ के इतिहास में। यहाँ के सिर्फ ऑपरेशन में इनका इतिहास है, किस तरीके से लोगों को दबाने में इनका इतिहास है, किस तरीके से ये लोग अपने से छोटे लोगों पर, जिन लोगों ये इनकी जातिवाद जो हिंदू फासिस्ट जो संघी सोच है वो दिखाती है किस तरह हायरार्की में लोगों को बांट रखा है। किस तरीके से अपने से नीचे वाले लोग, अपने जो उनकी कास्ट वाले नहीं होंगे, जो दलित कास्ट होंगे, किस तरीके से ऑपरेशन किया जाए, बस उनका इतना इतिहास है। और इस देश को बनाने में, इस देश को आगे ले जाने में, यहाँ तक कि इस देश को किस तरीके से हमको और ज़्यादा विकसित करना है, उसमें कुछ रोल नहीं है इनका, सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन में रोल है। आप कह रहे हैं एक पर्टिकुलर समाज, कौन है वो पर्टिकुलर समाज? मैं समझ रहा हूँ कि इसके नाम लेने की जरूरत नहीं है। क्योंकि डर गए आप डर गए? मैं बिल्कुल नहीं डरता। अब उन लोगों से मुझे तो हंसी आती है कि उन लोगों से क्यों ही डरेंगे। उन लोगों के पास ऐसा क्या है जो उन लोगों से डरेंगे। तमाम जो सरकारें हैं, तमाम गोली बारूद के बावजूद भी हम नहीं डरते, कि हमारे पास एक ऐसी शक्ति है जो यूनाइट होने की। हमारे पास यहाँ के बहुजन तबका हमारे साथ है जो 85% है इस देश में। तो हम लोग उनसे कहीं ज़्यादा आगे हैं जनसंख्या में, हर चीज़ में, यूनाइट होने में। बस बात है कि किस तरीके से हम उसको इम्प्लांट करेंगे, किस तरीके से उस समाज की सोच की बात कर रहा हूँ। एक ब्राह्मणवादी सोच जो यहाँ के अपर कास्ट में भरी पड़ी है। मैं बता देना चाहूँ, यहाँ का अपर कास्ट इतना ही
गिरा हुआ समाज है, इतना ही नीचे उसको कितना ही हर तरह के मीडिया में वो लोग हैं, संसद में वो लोग हैं, लेफ्ट में वो लोग हैं, राइट में वो लोग, हर जगह वही लोग मिलेंगे। और हर जगह देश में चाहे जातिवाद की नींव की बात हो या जातिवाद उत्पीड़न की बात हो, वही लोग जिम्मेदार हैं। वो लोग में तमाम ऐसे कास्ट आ सकती हैं, उन कास्ट के पर्टिकुलर लोग आ सकते हैं कि जिस तरीके ब्राह्मणिज्म यहाँ के ब्राह्मण्स में, यहाँ के ठाकुर्स में और यहाँ के तमाम ऐसे बनियास में जो कास्ट जो हैं, ये जो अपर कास्ट डोमिनेटिंग कास्ट है, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। और आज मैं नाम लेने से उनका बिल्कुल नहीं डरता, क्योंकि ऐसे लोग इस देश के लिए नासूर हैं, इस देश के लिए खतरा है। आप कहते हैं कि हर जगह सत्ता में वो है, तो उनमें काबिलियत है इसलिए है ना। हर एक काबिलियत के पिछले 2000 पिछले तब से ये अपना वैदिक इतिहास जो लेते हैं, उस वैदिक इतिहास के अकॉर्डिंग बता दूं कि ये लोगों को रिजर्वेशन के तहत तो उनको शिक्षा मिली। आज जब हम लोगों को रिजर्वेशन मिलता है तो मान 17 साल हुए, 70-75 साल हुए, इसमें इनको इतना दुख होता है कि रिजर्वेशन हटाओ। लेकिन पिछले जब आज़ादी से पहले की बात करेंगे तो रिजर्वेशन किन लोगों को था, कौन लोग सिर्फ एजुकेशन ले सकते थे। हम तो कहते हैं कि एक बार संसाधन का बंटवारा किया जाए, एक बार सारी ज़मीनें उनके बंटवारा किया जाए, उन ज़मीनों पर काम करने वाले हम ही लोग हैं। ये लड़ाई ज़मीन की भी लड़ाई है। भीम आर्मी और भीम आर्मी छात्र संघ, आज़ाद समाज पार्टी इस बात को भी इंश्योर करता है कि ये लड़ाई हमारी मात्र एक पॉलिटिकल सत्ता की नहीं है, ये लड़ाई ज़मीन की भी लड़ाई है। अरे वो क्या काबिलियत रखते हैं, हम लोगों को एक बार मौका तो दीजिए। एक बार जो जितनी ज़मीनें तुमने हमारी हड़पी हैं उनको वापस तो कीजिए, तब हम बताएंगे काबिलियत कौन ज़्यादा रखता है। इतना ना होने के बावजूद भी, इतना हमारे पास शिक्षा ना होने के बावजूद हम इससे कहीं ज़्यादा शिक्षा में आगे हैं। आप ले आइए ऐसा कोई इनसे बड़े से बड़ा इंटेलेक्चुअल, मैं यहाँ से चेतावनी देता हूँ कि मुझसे डिबेट कर लें। कितना ही बड़ा इंटेलेक्चुअल है इनका, आरएसएस का या जो ब्राह्मणिज्म अपने दिमाग में सोच रखता है, मैं बता दूंगा कि क्या इनके पास कैसा क्या चीज़ काबिलियत ज़्यादा है कि जो हमसे कम्पीट नहीं कर पाएंगे। आज जब बात ज़मीन की चलेगी, बात जब सब पूरे संसाधन के बंटवारे की बात चलेगी, रिसोर्सेज सबके बराबर दें, तब हम काबिलियत की बात करेंगे, तब हम लोग मेरिट की बात करेंगे। तो क्या बहुजन जग गया है? एकदम जग रहा है। बहुत पहले कांसीराम साहब ने जिस तरीके से नॉर्थ इंडिया पूरा जो कवर किया था, जो अंबेडकर को फिर से जिंदा करने का काम किया था, उससे बहुत ज़्यादा जो बहुजन वर्ड, जो एक यूनाइट लैंग्वेज का जो वर्ड है, एक यूनाइटेड लोगों का जो वर्ड है बहुजन, जब हम बहुजन बोलते हैं तो हमारे वैसे ही प्राउड फील होता है कि हम लोग यूनाइट हैं। जितने यहाँ के ऑप्रेस्ड वर्ग है, जितने शूद्र हैं, यहाँ के जितने अति शूद्र है, सब लोग यूनाइट हैं। और यहाँ की जितनी महिलाएं हैं, हम तो कहते हैं कि दलित की परिभाषा भी हमको चेंज करने की ज़रूरत है। जो दलित की परिभाषा, मैं दलित पैंथर को मानता हूँ, दलित पैंथर पार्टी, जिसकी इंस्पिरेशन से भीम आर्मी का जो नींव रखी गई, कि उस उनके मैनिफेस्टो में साफ साफ लिखा कि दलित की परिभाषा क्या हो सकती है। दलित वो लोग हैं जिनको हर तरीके से सताया जा रहा है। दलित वो लोग हैं, यहाँ की महिलाएं, जिनको चाहे वो अपर कास्ट महिला रही हों, उनको हमेशा से दबाया गया, उनको शिक्षा का अधिकार नहीं था। सबसे पहले बहुजन समाज की बहुत बड़ी नेता, बहुत बड़ी इंटेलेक्चुअल, बहुत बड़ी समाज सुधारक सावित्रीबाई फुले ने सबसे पहले इस देश में महिलाओं के लिए स्कूल खोले। तो महिलाओं के लिए भी काम भी हमारे समाज के लोगों ने किया है, चाहे भले वो महिलाएं अपर कास्ट रही हों। तो उन लोगों को हमारे साथ आना चाहिए। हमारे जो जिनकी लड़ाई एक जैसी है, वो सब दलित हैं, वो सब दलित मूवमेंट के हिस्सा हैं, बहुजन मूवमेंट के हिस्सा हैं। ब्राह्मण लोग कहते हैं कि हमारा योगदान राष्ट्र के निर्माण में है। मैं तो एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूँ यहाँ के ब्राह्मण लोगों से, यहाँ के जितने भी जो लोग ये क्लेम करते हैं बहुजन से अलग कि हम लोगों ने राष्ट्र निर्माण किया है, मैं पूछना चाहता हूँ कि ऐसा क्या आज़ादी के आंदोलन में यहाँ के जो संघी, जो आरएसएस के लोग थे क्या? नहीं थे। ब्राह्मण लोग जो क्लेम करते हैं कि हमने इस देश के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान दिया, ऐसा कौन सा तुम्हारी एक वैल्यू बता दीजिए जो लगता हो कि इस देश का निर्माण होगा। जब तक इस डेमोक्रेसी में, ऐसे डेमोक्रेटिक स्पेस में, ऐसे डेमोक्रेटिक देश में वो डेमोक्रेटिक भावनाएं जिंदा रहेंगी, उसको जिंदा रहने का काम सिर्फ और सिर्फ बहुजन लोग, सिर्फ और सिर्फ वो लोग जो समता का राजनीति करते हैं, जो लोग एक ऐसी राजनीति करते हैं जिसमें हर लोगों को बराबर देखते हैं। हम लोग तो इतने दयावान हैं, इतने उस मूवमेंट में हिस्सा रखते हैं कि ब्राह्मण लोग, जो लोग हमारी बात से सहमत है, जो लोग चाहता है कि इस देश में समता मूलक समाज बने, वो लोग भी हमारे साथ आए। हम तो उन लोगों से ही बोलते हैं, हम बोलते हैं कि वी आर नॉट अगेंस्ट कास्ट, वी आर अगेंस्ट द सोच, ऐसी सोच जो उनके अंदर है, ब्राह्मणिज्म। वी आर नॉट अगेंस्ट ब्राह्मणिज्म। अम्बेडकर खुद कोट करते हैं इस बात को कि हम ब्राह्मण्स के अगेंस्ट नहीं है, हम लोग उनकी सोच के अगेंस्ट है, जो ब्राह्मणिज्म आती है, जो ना कि सिर्फ ब्राह्मण्स में होती है, यहाँ के सारे अपर कास्ट में और ऐसे लोग में जो तमाम मनुस्मृति को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, उन लोगों में। आप कहते हैं कि दलितों को हमेशा सताया गया है, उनको दबा के रखा गया है। बिहार के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बेटे को
केंद्र ने Y+ सुरक्षा दी है, वो भी दलित है। अरे ऐसे तो आप जो ये इसको बोलते हैं टोकनिज्म राजनीति, किस तरीके से तुम यहाँ के राष्ट्रपति को यहाँ के राष्ट्रपति को दलित बोल के उनको राष्ट्रपति बना दो, यहाँ के दलित को राष्ट्रपति बना दो या आदिवासियों को राष्ट्रपति बना दो, तो इससे क्या ऑपरेशन कम होगा? इससे जो शोषण हो रहा है वो कम होगा? सीधा क्वेश्चन है, कम हुआ? जबकि इनके रहते रहते राष्ट्रपति आज का इस देश की इनसे जो राष्ट्रपति हैं वो आदिवासी हैं, तो इससे लगता है कि आदिवासियों पर अत्याचार कम हुआ? 1% भी कम हुआ? अभी कुछ दिन पहले की बात है जो MP में घटना हुई, क्या राष्ट्रपति मुर्मू का कोई स्टेटमेंट आया? जबकि इस देश में क्या हो रहा है कि क्यों नहीं आया? वो भी तो है ना आदिवासी। हाँ, तो ये तो सवाल पूछते हैं ना यहाँ के वो जो बीजेपी जो कहता है, जो RSS बोलता है कि हमने यहाँ के आदिवासी को राष्ट्रपति बना दिया, तो सीधा उस पर क्वेश्चन लिंक होता है कि सच में आदिवासी को राष्ट्रपति बनाने के तहत यहाँ के आदिवासियों पे जो शोषण है वो कम हुआ? तमाम झारखंड में जाके देखिए, यहाँ से जो आदिवासी इलाके हैं उनमें लगातार ग्रीन हंट ऑपरेशन जैसे यहाँ की सरकार CRP नक्सली बोल के उन लोगों को मारा जा रहा है। क्यों? वहाँ के आम जनता जो सिर्फ अपने संसाधन, अपने नेचर को बचाने की बात करते हैं, यहाँ की नदी, यहाँ के पहाड़, वहाँ के जंगल, उनको बचाने की बात रखती है, उनको CRPF जैसी और ग्रीन हंट जैसे ऑपरेशन करा के वहाँ उनको नक्सली बोल के मारा जा रहा है। कॉमन आदमी को, वहाँ के गाँव के निवासियों को। ये इस देश की हालत है जो हम यहाँ से उससे वंचित है। दिल्ली में रह के हम बहुत सारी बातें करते हैं। एक्चुअल में इस देश की जो स्थिति आज बहुत ही नाजुक है। इस देश में की स्थिति इतनी बेकार बना दी, इतनी घटिया बना दी कि इस देश में हर दूसरे आदमी में एक कम्युनल भावना होती है। हर यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसे प्रोफेसर बैठे रहते हैं जिनके अंदर वो एक कम्युनल भावना होगी कि हिंदू मुस्लिम। हमारे यूनिवर्सिटी, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से बिलोंग करता हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी पॉलिटिकल साइंस का एक HOD है प्रोफेसर रागी, वो क्लास के अंदर बोलता है यहाँ के मुसलमान देश छोड़ो है। वो तमाम रोज आके तुमको बड़े बड़े चैनल पर देखने मिलेगा कि वो ये सब इतनी गंद भाषा बोलता है प्रोफेसर होने के बाद, और उससे जो स्टूडेंट इन्फ्लुएंस होते हैं वो डायरेक्ट संघ ज्वाइन करते हैं। तो यहाँ के हर जो तीसरा जो चौथा व्यक्ति उन्होंने बना दिया है, कम्युनल विचारधारा उनके अंदर डाल दे के मुस्लिम ऐसे होते हैं। यहाँ के मुसलमानों ने एक और नारा चलता है, ब्राह्मण बनिए भारत छोड़ो, इस पर क्या कहेंगे? DU में वो वैसे मैं क्लियर कर दूँ, वो JNU का है। हाँ। और ये पूरा संघ का प्रोपेगेंडा है। हाँ। जिस तरीके से किसका देखो, जब ये लिखा गया ब्राह्मण बनिए भारत छोड़ो, तब गुजरात में इलेक्शन चल रहे थे। देखिए, लिंक करिएगा कि JNU एक ऐसा अड्डा है, वहाँ कुछ भी तुम टिक भी कर दोगे तो वहाँ बड़ा प्रोपेगेंडा बन जाता है, बड़ी मीडिया हाईलाइट बन जाती है। तो सिर्फ और सिर्फ मीडिया से अटेंशन लेने के लिए ये लोग उन्हीं का प्रोपेगेंडा, उन्हीं का जो RSS जो BJP का चीज़ें थी उन्हीं का ये बात जो हो रही ब्राह्मण बनिए भारत छोड़ो। उस वक्त जब ये बात चल रही थी, गुजरात में इलेक्शन हो रहे थे, गुजरात में उसी तरह पहले ही देखिए बिल्किस बानो के रेपिस्टों को छोड़ा गया था। तो ये चीज़ें हैं कि ये जो इनकी सोच है, यहाँ का सावरकर खुद बोलता है अगर राजनीतिक लाभ के लिए, अगर हिंदू राष्ट्र के लिए मुस्लिम महिला को रेप करना जायज़ है, ये बोलता है, तो उसकी इनकी राजनीति में इतनी घटिया सोच, इतनी एंटी वुमेन सोच, एंटी दलित सोच उनके दिमाग में, उनकी नसों में भरी हुई है। उसको हम रिजेक्ट करने की बात करते हैं। यहाँ से हम बता देना चाहते हैं कि यहाँ से, दिल्ली से हम वहाँ तक जाएंगे, देश के हर व्यक्ति गांव से लेके एक व्यक्ति तक पहुँचने काम करेंगे। जैसे मान्यवर कांशीराम साहब ने पूरा एक साइकिल यात्रा निकाली थी कश्मीर से कन्याकुमारी तक, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। तो जो आज को जो राहुल गांधी का बड़ी भारत जोड़ो यात्रा का जो बहुत बड़ा चीज़ें हुई कि हाँ बहुत बड़ा विजनरी मिला, बहुत सारी मीडिया अटेंशन मिली, वो हमारे कांशीराम साहब ने पहली साइकिल पे पूरी कर चुके हैं। जो आइडिया है भारत जोड़ो का आइडिया ही कांशीराम से लिया गया। इस देश की अगर राजनीति सच में समझनी है, इस देश को सच में अगर समता मूलक समाज बनाना है, तो कांशीराम को सबसे ऊपर रखना पड़ेगा। मान्यवर साहब एकमात्र इस देश की राजनीति का तोड़ है, जो अंबेडकर से शुरू होती है, जो हमारे पूर्वज ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, चारबाग से लेके पूरे इतिहास से लेके यहाँ तक ख़त्म होती है। जब तक ये एलिमेंट जिंदा रहेंगे, जब तक इस देश के ऐसे संघी लोग, यहाँ के ब्राह्मणिकल सोच जिंदा रहेगी, इस देश का कभी भला नहीं हो सकता। आप यहाँ चंद्रशेखर आज़ाद के लिए सुरक्षा के और कई मांगे लेकर उपस्थित हुए हैं। ब्रजेश पाठक जो डिप्टी CM है, उन्होंने कहा कि वो मित्र हैं हमारे, उन्हें सुरक्षा दी जाएगी। इस पर क्या कहेंगे? वो मैंने स्टेटमेंट पूरा सुना। ब्रजेश पाठक की जो राजनीतिक शुरुआती दौर है वो देखिएगा। वो BSP के नेता हुआ करते थे पहले, अभी तो BJP में चले गए। तो वो जो दिखावा कर रहे हैं, सो कॉल्ड मित्र हैं, वही जब BJP लगातार उन पर अटैक करती है। जब चंद्रशेखर साहब पे शुरुआती दौर में जब NSA लगा, तब ये मित्र कहाँ छुपा हुआ बैठा था, हम तो पूछ रहे हैं। ये चंद्रशेखर पहली बार तो हमला हुआ नहीं है। लगातार किस तरीके से यहाँ के संघी लोग लगातार हमले की
ऐसे रोज रेगुलर वीडियोस आते हैं सो कॉल्ड अपर कास्ट समाज के कि हम चंद्रशेखर को ये कर देंगे वो कर देंगे। तो उन पे तो अटैक की बहुत पहले से बात हो रही, तो क्यों जब सिर्फ अटैक हुआ उसके बाद तुम ये सब बोल रहे हो? और एक्चुअल में तुम मित्र समझते हो तो उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कराओ, तो हम आपकी मित्रता मानेंगे कि सच में आप जो बोल रहे हो वो आपकी जो बोलते हो और जो आप करते हो वो सच में है। हम सीधा बोल देना चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी नहीं, उसके साथ साथ दलितों पर हो रहे अत्याचार जो लगातार मैं देख रहा हूँ कि हम बारीकी से इस चीज़ को हम पढ़ते हैं समझते हैं। मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से, इस चीज़ को बारीकी समझते हैं किस तरीके से लगातार इस देश के हर कोने में हर स्टेट में दलित और आदिवासी एट्रोसिटी लगातार बढ़ती जा रही है। प्लस वुमेन और मुस्लिम इनको भी नहीं बोलना चाहिए। ये एक है ही नहीं, लगातार 8 से 10 केस रेप के सिर्फ और सिर्फ दलित के अगेंस्ट में हो रहे हैं। तो पहले तो इन पे तुम लॉ एंड ऑर्डर की जो बात करते हो, जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हो, अगर हिंदू राष्ट्र में अगर यही राम राज्य है तो हम ऐसे राम राज्य पर थूकते हैं, ऐसे राम को हम यहाँ से लात मार के जूते मार के भगाने की बात करते हैं। हम सीधा बोल देना चाहते हैं, डर किसी बात का नहीं है। अगर तुम्हारा यही राम राज्य है, अगर तुम इसी राम की बात करते हो, मोदी जी गुस्सा हो जाएंगे, बुरा मान जाएंगे। अरे उनसे बुरा उनको योगी जी कट्टर हिंदू है, हम उनका मन बहलाने थोड़ी ना है जो बुरा मान जाएंगे। वो हमारी गर्लफ्रेंड थोड़ी है बुरा मान जाएंगे। सीधी बात बोल देना चाहते हैं कि जो मोदी जी बुरा माने, पहले अपनी हरकतें ठीक करो ना। तुम जब बात हुई थी राहुल गांधी को जब निकाला, उन पे जो केस लगा, जिनको एमपी से बर्खास्त किया, तो बोला था कि हमारी ओबीसी कम्युनिटी की इज्जत खराब करी है इन्होंने, उसका मजाक बनाया। जिस तरीके से आदिवासी पे जब अटैक हुआ अभी उन पे ऐसे किया गया, पेशाब किया गया उन पर, क्या तो या उनको ही लगता कि आदिवासी समाज की इतनी बड़ी तुमने पूरी भावनाएं आहत की हैं? तो बाद में सीएम ने उसका पैर भी तो धोया ना, खाना खाया उसके साथ। वही देखो कि गंगा जल से पैर धुला, तो एक सोच आती कहाँ से है? ये सोच मनुस्मृति की सोच है जिसको हम रिजेक्ट करते हैं कि तुम पहले तो वो कर दो, पहले अपने ही नेता से ये सब करवा दो, उनको इतनी छूट दे दो कि वो इतने दरिंदे बन जाए, वो एक ना ही महिला ना ही आदमी और ना ही कीड़े मकोड़ों में फर्क नहीं समझे। पहले उनको इतना दरिंदा बना दो, उसके बाद तुम ये सब करके दिखाओ, ड्रामा दिखाओ। ड्रामा जो ये इंडिया की डेमोक्रेसी, ये इंडिया एक लोकतांत्रिक देश है, ये कोई ड्रामा कंपनी नहीं है जो इन चंद लोगों ने इसको ड्रामा कंपनी बना के रख दिया है। इन चंद लोगों ने, इनकी वजह से। कौन चंद लोगों ने, नाम बताइए। जो आरएसएस का मुखिया है सबसे मोहन भागवत, उसको यहाँ से हम जो संतरा घर में बैठा है ना नागपुर में, एक वो सबसे बड़ा जिम्मेदार वो है। ये मोदी, योगी, अमित शाह, इनके तो नाम लेने में मुझे शर्म आती है कि इतने घटिया इंसान है ये लोग। पता नहीं किस तरीके से ये राजनीति में आए, किस सोच के साथ राजनीति में आए और राजनीति को पूरा कलंकित कर दिया। राजनीति का मतलब आज मैं यहाँ समझ, राजनीति सिर्फ वही राजनीति की छोटी सिंपल डेफिनेशन है, जो लोग अपने अधिकार के लिए सड़कों पे निडर होकर आ जाएं, वही राजनीति है। और उसी राजनीति को हम फॉलो करते हैं। हम कहते हैं कि हम राजनीति करते हैं, हम समतामूलक राजनीति करते हैं, हम इस देश को बनाने की, बचाने की राजनीति करते हैं, हम इस देश के संविधान को बचाने की बात करते हैं, इस देश के हर लोकतांत्रिक मूल्य को बचाने की बात करते हैं। आप लगातार बात कर रहे हैं, सरकार से नाराजगी जाहिर कर रहे हैं कि लोग भी त्रस्त हैं। कौन है जो मोदी का, प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी को हटाकर प्रधानमंत्री का कुर्सी ले सकता है? वो पीएम का चेहरा कौन है? अरे कोई भी है, क्यों नहीं हो सकता? चंद्रशेखर साहब क्यों नहीं हो सकते? क्या दिक्कत है प्रधानमंत्री के चेहरे में या बनने में? बताइए क्यों? इतने सारे नेता विपक्ष, बहन जी हैं, खुद मायावती जी बैठी हैं, क्यों नहीं हो सकती? और कांग्रेस में राहुल है, क्यों नहीं हो सकते? मतलब तमाम चेहरे, एक बार हटिए तो, एक बार तो ये अपना जो काला चेहरा, कलंकित चेहरा खुद एक्सेप्ट करके बाहर तो निकलिए, इस्तीफा तो दीजिए। क्यों? या तो जिम्मेदार ठहराइए। अभी उड़ीसा में इतना बड़ा रेल कांड हुआ, आपको पता ही है। उसके बाद क्या हुआ? मणिपुर आज भी जल रहा है। लगातार मणिपुर के इश्यूज पे कोई ध्यान नहीं दे रहा। मणिपुर के आदिवासी को लगातार वहाँ के पुलिस को शूट एंड साइड का ऑर्डर है। आज भी पिछले 3 महीने से मणिपुर जल रहा है। क्या मणिपुर में क्या प्रतिक्रिया इनकी हम जानना चाहते हैं सरकार से। जब लगातार इस देश के आदिवासियों पे हमले हो रहे हैं, तब क्या प्रतिक्रिया आ रही है? सीधा क्वेश्चन है यहाँ के इस देश के मोदी सरकार से, इस देश की संघीय सरकार से। और हम सीधा बता दें कि मोदी ऐसे इंडिविजुअल, किसी पर्सन से दिक्कत है, उसकी सोच से दिक्कत है। जिस संगठन में है वो उस संगठन की सोच से दिक्कत है। वो एक टेररिस्ट संगठन है। आरएसएस जो हिंदुत्व पर टेररिज्म फैला रहा है वो संगठन है, हम बता देना चाहते हैं। और इससे तो जैसा कि आपने सुना, आरएसएस लगातार हिंदुत्व के आड़ में टेररिज्म फैला रहा है और सरकार को लेकर खासा नाराज़गी है कि राजनीति को गंदा करने का काम किया है बीजेपी ने, मोदी ने और अमित शाह ने। इन सब ने मिलकर तमाम मणिपुर के मुद्दे हो या फिर वो चंद्रशेखर के मुद्दे हो, इन सभी मुद्दों को लेकर लगातार ये सभी नाराज़ हैं।
तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी।